गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। अब हिंदी साहित्य क्या है मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य जो है वह हिंदी में जो भी रचनाएं रची गई और जिसकी शुरुआत कब की गई, कैसे की गई, कहाँ की गई, किसने की, ये सब किसी को मालूम नहीं था। इसीलिए हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आते थे कि ये हिंदी की शुरुआत किसने की और इतने वर्ष जो व्यतीत हो चुके हिंदी की शुरुआत के बाद से आज तक के, उस बीच में किन किन कवियों ने, किन लेखकों ने क्या रचनाएं किया है, इसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक था, जिसकी हमें सही सही जानकारी मिल पाती। इसलिए इसे काल विभाजन में विभक्त किया गया और लोगों को इसकी सही जानकारी हो सके, इसलिए इसके काल विभाजन करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। यह भी आपको बताऊंगी मैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न युगों में साहित्यिक प्रवृत्तियों की शुरुआत, उनका उतार चढ़ाव उनकी सीमा का निर्धारण करती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी काल विशेष में जो प्रवृत्तियां हैं वे एकदम खत्म हो जाती हैं या उनमें एकदम परिवर्तन आ जाता है। काल विशेष में चलने वाली प्रवृत्तियां कमोवेश होती हुई विलुप्त होने लगती हैं और अन्य प्रवृत्तियां मुख्य रूप धारण करने लगती हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को स्थिर करने की समस्या सदा से रही है। काल सीमा निर्धारण के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा आदि इतिहासकार अपभ्रंश भाषा के उत्तरवर्ती रूप को हिंदी का आदिम रूप मानकर उसकी शुरुआत संवत 700 से मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का क्षेत्र भाषा की दृष्टि से निर्धारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया कि हिंदी साहित्य में संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को समाहित किया जा सकता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से किस और प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया। अब आज से 900 वर्ष पहले हिंदी की शुरुआत हुई थी और उन 900 वर्षों में कौन कौन सी भाषा को हिंदी में समाहित किया गया, कब किया गया, किसने किया, क्यों किया, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई थी जिसके कारण हिंदी में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, कई प्रकार के सुधार कार्य किए गए, तो ये सब कैसे जानकारी सही होगी। इसीलिए इन 900 वर्षों को अलग अलग 4 भागों में विभक्त किया गया, जिससे इन 4 भागों में हमको 4 भागों का अलग अलग अध्ययन करने से हमको ये जानकारी मिलती है कि पहले काल में क्या हुआ, दूसरे काल में क्या हुआ, तीसरे काल में हिंदी का क्या हुआ, चौथे काल में हिंदी का कौन सा रूप आया, जिससे हमको उसकी सही जानकारी मिलती है। तो ये जो 4 भाग थे, जिसको 900 वर्षों को जो 4 भागों में विभक्त किया गया था, ये थे पहला आदिकाल, सबसे पहला भाग था जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत संवत 1050 से हुई थी
और ये काल कब तक चला था? 1375 तक। ठीक है, अब आता है दूसरा काल, जिसे मध्यकाल कहते हैं, और इसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी जब वीरगाथा काल 1375 में खत्म हुआ, तो यहाँ से भक्ति काल शुरुआत हो गया, और ये कब तक चला? 1700 तक। अब 1700 में भक्ति काल खत्म होता है, तो वहां से तीसरा काल शुरुआत होती है, जिसका नाम है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत संवत 1700 से हुई और 1900 पर खत्म हुई। अब 1900 पर जब तीसरा काल खत्म होता है, तो वहीं से चौथे काल की शुरुआत होती है, जिसका नाम है आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत सन 1900 से हुई, जो अब तक चल रही है, जिसको हम आधुनिक काल भी कहते हैं। आधुनिक काल जो कि आज का काल है, जिसकी शुरुआत सन 1900 से हुई थी, जो अभी तक चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये चार भाग, आदि काल अर्थात वीरगाथा काल, दूसरा मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल, चौथा आधुनिक काल अथवा गद्य काल। ये जो चार काल हैं, इसको आपको चार भागों में विभक्त करके बताया गया है, और इन्हें चार भागों में आपको अध्ययन करना है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करने के लिए शुरुआत करेंगे आदि काल की। ठीक है, आदि काल यानी कि वीरगाथा काल। आदि काल को हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकारों ने कई और नाम दिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल के नाम से भी अभिहित किया गया है। राहुल सांस्कृत्यायन इस काल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। ये मानते हैं कि सिद्ध काव्य हिंदी का काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इस काल का नामकरण किया था, उस समय इस काल की अनेक रचनाएं और ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध थी। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार बनाया, उनमें से कुछ संदिग्ध हैं तथा कुछ परिवर्ती रचनाएं हैं। इन रचनाओं के आधार पर इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस काल को अपभ्रंश काल भी कहते हैं। उनके द्वारा रखा गया यह नाम भाषा की प्रधानता पर आधारित है, जबकि साहित्य के किसी काल का नामकरण उस काल की विशेष साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा या वर्णित प्रतिपाद विषय के आधार पर होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को आदि काल कहना उचित समझते, अर्थात सभी आचार्यों ने, सभी कवियों ने इसका अलग अलग नाम अपने अपने हिसाब से दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल के नाम से पुकारा है। कुछ विद्वानों ने इस काल को प्रारंभिक काल, आविर्भाव काल भी कहा है। ये नाम वास्तव में आदि काल नाम में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार सामान्यतः इस कालखंड को आदि काल के नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि इस पैराग्राफ में आदि काल के कई नाम यहाँ पे बताए गए हैं। आदिकालीन साहित्य की अब प्रवृत्तियां क्या है? 11वीं सदी में लगभग देश भाषा हिंदी का रूप अधिक स्फुटित होने लगा। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे। ये परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्रायः युद्धरत रहा करते थे। इन्हीं राजाओं के संरक्षण में रहने वाले चारणों और भाटों का राज प्रशस्ति मूलक काव्य वीरगाथा के नाम से अभिहित किया गया। इस वीरगाथाओं को रासो कहा जाता है। इसमें आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही उनके प्रेम प्रसंगों का भी उल्लेख है। रासो ग्रंथों में संघर्ष का कारण प्रायः प्रेम दिखाया गया है। इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। रासो, वीरगीत, बीसल देव रासो और आल्हा आदि और प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो, खुमांड रासो आदि इन 2 रूपों में लिखे गए हैं। इन रासो ग्रंथों में से अनेक की उपलब्ध प्रतियां चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध हों, पर इन वीरगाथाओं की मौखिक परंपरा असंदिग्ध है। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। इसी कालावधि में
मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनके दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियां मुख रिचियां रचे हैं। इनके गीतों दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। इसके अलावा आदिकाल में अन्य प्रमुख साहित्य धाराएं रही है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य। तो यहाँ पर ये आदिकाल की यहाँ पे विशेषता भी बताई गई, किस प्रकार के यहाँ पे ग्रंथ लिखे गए, उनके नाम भी बताए गए, उनकी क्या भाषाएं थी ये भी बताई गई। तो इस प्रकार ये आदिकाल का अध्ययन हुआ। आगे देखिए दूसरा भक्ति काल। यद्यपि अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं होती रही, तथापि प्रधानता भक्तिपरक रचनाओं की ही रही। इसलिए भक्ति की प्रधानता के कारण 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल कहना सर्वथा युक्तियुक्त है। भारतीय इतिहास का मध्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल रहा है। यह परिवर्तन न केवल राजनीति बल्कि समाज, संस्कृति, कला और साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में भी असरकारी रहा। इस काल अवधि को युग परिवर्तक कहा जाता है। वह यही समय है मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो गया और इस्लाम के आने और फैलने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम जनता के बीच आपसी सौहार्द, सद्भाव, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ा। इसी समय समाज के हाशिए से उठकर संत कवि मुख्य धारा में अपनी वाणियों के साथ आए, जिनमें ऊंच नीच और जाति पाति के भेद का नकार था। उन्होंने धार्मिक कट्टरतावाद का भी मुखर विरोध किया। सामाजिक तौर पर इतने बड़े पैमाने पर बदलाव के आने के पीछे एक बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि का होना स्वाभाविक था, क्योंकि सामाजिक तौर पर ऐसा प्रखर स्वर किसी एक दिन के विचार प्रक्रिया की उपज नहीं हो सकती। ना ही आम जनता के लिए शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग और अद्वैतवाद बहुत सहज और सरल रह गया था। भक्ति आंदोलन सामाजिक जड़ता से निकलने की बेचैनी से उपजा आंदोलन था, जो अपने सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से उपजा लोक का, आमजन का अपना आंदोलन था। इसलिए मध्यकाल का यह आंदोलन अपने रूप में एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन है। के दामोदरन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चिंतन परंपरा में इस विषय पर बात करते हुए लिखते हैं, भक्ति आंदोलन उस समय आरंभ हुआ था जब हिंदू और मुसलमान पुरोहित और उनके द्वारा समर्पित और समृद्ध किए गए निहित स्वार्थों के खिलाफ संघर्ष एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया था। जनता को, जो अब तक क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठाओं से आबद्ध थी और युगों पुराने अंधविश्वास और दमन शोषण के बावजूद हतोत्साह नहीं हुई थी, को जगाया जाना और अपने हितों तथा आत्मसम्मान की भावना के लिए उसे एक किया जाना आवश्यक था। स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं को एकता स्थापित करने वाली राष्ट्र भाषाओं के स्तर पर उठाना था। इस आंदोलन के चरित्र पर दामोदरन आगे भी लिखते हैं, भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। पहला था धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। दूसरा, ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। तीसरा था जाति प्रथा का विरोध। चौथा था यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य
प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति पर। पांचवा था इस विचार पर जोर कि भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। और अंत में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में विभाजित किया, जो इस प्रकार से है। पहला था निर्गुण काव्य धारा, इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। इसमें पहली थी ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा और दूसरी थी प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा। सबसे पहले सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा था। उसमें दो शाखाएं थी, पहला था राम भक्ति शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद निर्गुण शाखा जो थी, भक्ति की इस शाखा में केवल ज्ञान प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता है। इसमें प्रायः मुक्तक काव्य रचे गए, दोहा और पद आदि स्फुटित छंदों का प्रयोग हुआ है। ये कवि अक्सर देश के तमाम हिस्सों में भ्रमण करते रहते थे और आम जनों से मिलते जुलते रहते थे, इसलिए इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का पुट मिलता है, जिसे रामचंद्र ने खिचड़ी एवं सदुक्कड़ी भाषा कहा है। इन रचनाकारों की रचनाओं का प्रमुख शांत रस है। इस काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने इस काल में जो रचनाएं की थी, उनके रचना का नाम था बीजक, जिसके अंतर्गत आता है शाखी, शबद और रमैनी। दूसरा है दादू दयाल, जिन्होंने शाखी और पद की रचना की। तीसरा था रैदास, जिन्होंने पद की रचना की। चौथे कवि हैं गुरु नानक, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में महला लिखा था। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे प्रेम मार्गी शाखा, जिसे हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना का प्राधान्य था। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुखता है। इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित हैं, जो शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम लिखा। इसके बाद कुतुबन, जिन्होंने मृगावती लिखा। थर्ड है मंझन, जिन्होंने मधुमालती लिखा। इसके बाद चौथे हैं उस्मान, जिन्होंने चित्रावली लिखा। आगे हम बढ़ते हैं तो सगुण राम भक्ति शाखा की ओर। इस काल में भगवान श्री राम के सत्यशील एवं सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है। इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की गई। इस काल में प्रमुख रूप से अवधी और ब्रजभाषा का उपयोग हुआ और कई छंदों में रचनाएं हुई। इस काल के काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ, किंतु शांत और श्रृंगार रस यहाँ पे प्रधान थे। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले आते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली इन 4 रचनाओं की रचना की। इसके बाद सेकंड है नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। आगे स्वामी अग्रदास, जिन्होंने राम ध्यान मंजरी की रचना की। चौथे लेखक थे रघुराज सिंह, जिन्होंने राम स्वयंवर की रचना की थी। आगे हम चलें तो बढ़ते हैं सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की ओर। इस शाखा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है। इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। कृष्ण भक्ति के सभी पद ब्रजभाषा की माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। इस शाखा के कवियों ने मुख्यतः छंद मुक्त में रचनाएं की हैं। इस काल में कवि सूरदास ने वात्सल्य रस को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं इस प्रकार है। सूरदास, जिन्होंने सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी की रचना की। नंददास ने पंचाध्याय की रचना की। कृष्णदास ने भ्रमर गीत और प्रेम तत्व की रचना की। परमानंद दास ने ध्रुव चरित्र, दान लीला की रचना की। चतुर्भुज दास ने भक्ति प्रताप द्वादश यश की रचना की। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित की रचना की और
रहीम ने दोहावली सत्सई की रचना की और मीरा ने नरसी का महारा, गीत गोविंद की टीका और पद की रचना की। आगे हम देखें तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। ईश्वर के पहला है ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण रूप की उपासना। दूसरा है गुरु की महिमा का गुणगान। तीसरा ईश्वर के नाम की महिमा। चौथा लोक की भाषाओं ब्रज एवं अवधि का काव्य में प्रयोग। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। चौथा दीनता की अभिव्यक्ति। आगे बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला मानवतावादी धर्म की महत्ता। आगे व्यंगात्मक उपालभ्य शैली का प्रयोग और कविता में स्वतंत्र सुखाय की भावना। ये भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं थी। आगे हम तीसरे काल की ओर चलते हैं जिसका नाम है उत्तर काल या रीतिकाल। आगे हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा सन 1643 से 1857 तक ठहरती है। रीति शास्त्र के प्रमुख आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में रीति को काव्य की आत्मा कहा। रीतिर्आत्मा काव्यस्य, इसे और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात काव्य में यदि विशिष्ट रचना का प्रयोग किया गया है तो वह रीति काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका कार्यकाल संवत 1650 से 1900 बताया है, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो गया था और भारतेंदु आदि रचनाकारों के लेखन में आधुनिक प्रवृत्तियां दिखने लगी थी। इसलिए इस काल को 1857 तक ही मानना चाहिए। रीति काल के ग्रंथों का अवलोकन करने पर श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों की बहुलता, मुक्तक शैली की प्रधानता, नारी का भोग्य स्वरूप, लक्षण ग्रंथों की बहुलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप, सामंती अभिरुचि, भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा रूप आदि प्राप्त होते हैं। रीतिकाल के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य आलोचकों में बहुत मतभेद रहा है। अपने अध्ययन और समझ के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने इसे नए नए नाम से पुकारा। उन्होंने अपने नामकरण के पीछे निहित तथ्यों को भी बताया जो इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, आचार्य मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, डॉक्टर रसाल ने इसे कलाकाल कहा। रीतिकाल की रचनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला था रीतिबद्ध काव्यधारा। इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि मुख्य रूप से आचार्य हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में शास्त्रीय ढंग का उपयोग किया है। इन सभी ने कविता के साथ साथ लक्षण ग्रंथों की भी रचना की है। उदाहरण गौर गात पात्री न लोचन समात मुख, उर्जातन को बात अवरोहिए, हंसती कहत बात भूल से झरत जात, ओठ अवदात राती देखी मन मोहिए। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, देव, कुलपति, भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल आदि हैं। दूसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा। इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों का खूब गहराई से अध्ययन किया, जिसके कारण जब उन्होंने काव्य रचना कार्य शुरू किया तो लक्षण ग्रंथ द्वारा निर्धारित सीमाओं का ध्यान रखा। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी, रसनिधि, सेनापति आदि हैं। उदाहरण या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तीसरा है रीतिमुग्ध काव्यधारा। इस काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों द्वारा निर्धारित काव्य रचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा, स्वच्छंद होकर काव्य रचना की, जिसके कारण उनके कविताओं का स्वरूप जनमानस के अधिक करीब रहा। उनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रेम का उत्कृष्ट रूप मिलता है। उदाहरण भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, यानी दुख हमें जब लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों ही ना भुलाए है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नामकरण के रूप में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण आदि ज्यादा समीचीन है। उन्होंने नामकरण के लिए केवल शास्त्रीय सहारा नहीं लिया है, बल्कि अध्ययन और उस काल के ग्रंथों की वैज्ञानिकता को भी तरहीज दी है। इसी तरह तीन धाराओं के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसे पूर्णता ही प्रदान की है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव आदि हैं। अब सभी तीनों कालों का अध्ययन करने के बाद हम अब चौथे काल की ओर पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है आधुनिक काल। इसे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ होने लगा था। आवागमन के साधनों का विकास हुआ। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को समान महत्व दिया गया। भावना के साथ साथ विचारों को पर्याप्त प्रधानता मिली। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपने पिछले तीनों कालों से सर्वथा भिन्न है। आदि काल में डिंगल, भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा। वही इस काल में आकर खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब तक के तीनों कालों में जहां पद्य का भी विकास हुआ था, वहीं इस युग में गद्य और पद्य समान रूप से व्यवहृत होने लगे। प्रतिपाद विषय की दृष्टि से भी इस युग में नवीनता का समावेश हुआ। जहां पुराने काल के कवियों का दृष्टिकोण एक सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ रहता था, वहीं आधुनिक युग के कवियों ने समाज के व्यवहारिक जीवन का व्यापक चित्रण करना शुरू किया। इसलिए इस युग की कविता का फलक काफी विस्तृत हो गया। राजनीतिक चेतना, समाज सुधार की भावना, आध्यात्मवाद का संदेश आदि विविध विषय इस काल की कविता के आधार बनते गए। आधुनिक युग की विस्तृत कविता धारा की रूपरेखा जानने के लिए उसे प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर 6 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। अब ये 6 प्रमुख भाग कौन से हैं? पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा प्रयोगवादी युग और छठवा है उत्तर आधुनिक युग। यद्यपि इन 6 भागों का अध्ययन हमें अब फिर से करना है। तो इन 6 आधुनिक युग को जो ये 6 भागों में विभक्त किया गया है, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में यहीं तक ही अध्ययन करेंगे और पार्ट 2 में हम आधुनिक काल का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहासों को 4 भागों में विभक्त करके समझाया, जिसमें सबसे पहला था आदिकाल, दूसरा था मध्यकाल, तीसरा था उत्तर मध्यकाल, चौथा था आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है, जिसको हम सेकेंड पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक है।